Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मेरे भाई मोहम्मद शबाज शरीफ साहब, जनाब महमूद खान अचकजई साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मोहतरम सज्जाद साजिद मीर साहब, जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, जनाब मोहसिन खान दावर साहब, जनाब जमालुद्दीन साहब, जमालदीनी साहब और जनाब अवैस शाह नूरानी साहब, नहायत मुअज़्ज़िज़ कायदीन, मोहतरम शुरकाए कॉन्फ्रेंस और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और खैर व बरकत अता फरमाए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी हैं। उनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी हमारी बातें हुई और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं कॉन्फ्रेंस के मेज़बान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का और तमाम मुअज़्ज़िज़ कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का आपने मौका फराहम किया। मैं वतन से दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वतन अजीज किन हालात से गुजर रहा है और अवाम किन मुश्किलात का शिकार है। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूं। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और जो अभी ट्रेंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को आगे लेके चलना है। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफी ज्यादा है और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो मैं वजह बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतजाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तिदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकिम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत का दर्जा रखता है।
आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निज़ाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अवाम के मुकद्दस अमानत में खयानत की जाती है और इंतखाबी अमल से पहले यह तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है, इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजुर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। अगर कभी अवाम की कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अक़वाम आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साला तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल गैर आईनी तौर पर हुकूमत की, जबकि अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल से ज्यादा का अरसा शायद ही मिला हो। जर्नैलों की मुहिम जोई को रोकने के लिए 1973 के आइन में आर्टिकल 6 डाला गया, आर्टिकल 6, लेकिन उसके बाद भी 20 साल जर्नैली आमरीत के नजर हो गए। ख़वातीनो हज़रात और जनाब सदर, जब एक डिक्टेटर को आइन शिकनी के जुर्म में पहली बार अदालत के कटहरे में लाया गया तो आपने देखा क्या हुआ। क्या हुआ? मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर माशल्लाह को अदालतों ने जायज करार दिया, डिक्टेटर्स को आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार दिया, 3-3 सालों के लिए दिया, उसी तरह 2 बार आइन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। उसे एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका। पूरी दास्तान है मेरे पास जो किसी वक्त सुनाऊंगा कि कहां से कहां ले गए, जबकि आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं और जेलों में पड़े हैं। हमारी तारीख में तकरीबन 33 साल का अरसा फौजी आमरीत की नजर हो गया। यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, उसे आइन और कानून के तहत सजा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ?
क्या मुजरिम गिरफ्त में आ गया? क्या सजा मिली? ये सब तो दूर की बात। हुआ तो ये कि अदालती सिरे से गैर आईनी करार दे दी गई। यहां कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं, अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? कब तक? इसके बरक्स उन सियासतदानों को देखिए जो अवाम के वोटों से वजीर आजम बने। कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया, और कोई उम्र भर के लिए नाअहल हो गया। उनके गुनाह और सजाएं खत्म होने में आ ही नहीं रही। वो झूठे मुकदमात में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। दरअसल ये सलूक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है, और सजा भी पाकिस्तान के अवामी को मिल रही है। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है। किस तरह किरदार कुशी का एक मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू हो जाता है। किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। खुलासा यह है कि यहां या तो मार्शल होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाजी हुकूमत कायम हो जाती है। एक पैरेलल निजाम चलता है। गालिबन एक बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विद इन स्टेट कायम है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम ना करने और नतीजतन मुतवाजी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जड़ है हमारे मसाइल की, और यही वजह है कि आलमी बरादरी में हमारी साख खत्म होकर रह गई। 2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। आज कौम जिन हालात से दो चार है, उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं
जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं, लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है, क्या किसी ने सोचा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों RTS क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई? और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा, और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीन कराम, जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं, और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। CPEC सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं, और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई, तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक
अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संगदिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जानें कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है और हम एहतजाज भी न कर सके। दुनिया तो क्या, अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए? क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए? शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिलशिकनी हुई? पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। ओआईसी एक अहम अदारा है जिसकी अफादियत तयशुदा है। पाकिस्तान ओआईसी के बानी ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर ओआईसी को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे इंतहाई करीबी ममालिक भी आज हम पर एतमाद करना छोड़ गए। ये बहुत जो है ये फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इस पे जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की हुकूमत होगी तो फिर यही कुछ होगा और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। ख़वातीनो हज़रात, वक्त आ गया है कि इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द
किस तरह के शिकंजे कस दिए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम जरदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है, और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। 4 साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल JIT बनी। अंदाजा कीजिए, JIT बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ ना था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात को एक मातहत इदारे के एहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा। CPAC को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज़्ज़िज़ सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। चीन हमारा देरीना और मुखलिस दोस्त है जो पाकिस्तान के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और CPAC के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिल तारीफ है। CPAC का ये अजीम मंसूबा हुकूमत की उसी नाअहली की नजर हो रहा है जो जिंदगी के हर शोबे में नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि CPAC के साथ पेशावर की BRT जैसा सलूक हो रहा है, जहां कई साल बीत गए, मंसूबे से कई गुना ज्यादा रकम गर्क हो चुकी, मगर नतीजा आज भी नजरों से ओझल है। आए दिन कभी दौरान सफर बसों में आग लग जाती है, तो कभी बारिश नाकिस तामीर का पोल खोल कर रख देती है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन यह भी सच है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि यह इदारा इस हद तक गिर सकता है। यह इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आलाकार बन चुका है। इसके कई सीनियर एहलकारों के घुनावने किरदार फाश हो चुके हैं। इस इदारे का चेयरमैन जावेद इकबाल अपने ओहदे और इख्तियारात का इंतहाई नाजेबा और मजमूम इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, मगर ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना एक्शन लिया जाता है, और ना ही शफाफियत के दावेदार इमरान खान पर कोई जूं रीतती है। उसके बावजूद यह शख्स डिटाई से अपने ओहदे पर विराजमान, इंतकाम के एजेंडे पर धड़ल्ले से
عمل کرتا ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ ان سب کا یوم حساب آئے گا انشاءاللہ۔ بین الاقوامی ادارے اور ہماری اعلیٰ عدالتیں نیب کے منفی کردار پر بڑی واضح رائے دے چکی ہیں۔ یہ ادارہ انتہائی بدبودار ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر اپنا جواز کھو چکا ہے۔ اپوزیشن کے لوگ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ نیب کے دفتروں، عدالتوں اور جیلوں میں رول رہے ہیں۔ جو نیب سے بچتا ہے اسے ایف آئی اے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو ایف آئی اے سے بچے وہ اینٹی نارکوٹکس کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے، اور جو وہاں سے بچ جائے اسے کسی بھی جھوٹے مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ 2018 میں سینٹ کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے خواتین و حضرات ایک مذموم سازش کی گئی، میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ اس مذموم سازش کے ذریعے بلوچستان کی صوبائی حکومت گرا دی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اس کا اصل مقصد سینٹ کے انتخابات میں سامنے آیا۔ اس سازش کے کرداروں میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جو اس وقت وہاں کے کور کمانڈر تھے، سدرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، ان کا نام بھی آتا ہے۔ یہ وہی جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں جن کے خاندان کی بے پناہ دولت اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اثاثوں کی تفصیلات پوری قوم کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان حقائق کو نہ صرف چھپایا گیا بلکہ مبینہ طور پر ایس ای سی پی کے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل بھی کی گئی۔ 15-20 سال کے عرصے میں اربوں روپے کے یہ اثاثے کہاں سے بن گئے، یہ پوچھنے کی کسی کی مجال نہیں۔ میڈیا پر خاموشی چھا گئی، نہ نیب حرکت میں آئی، نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا، نہ کوئی جے آئی ٹی بنی اور نہ کوئی ریفرنس دائر ہوا، نہ کوئی مانیٹرنگ جج بیٹھا، نہ کوئی پیشی ہوئی، نہ کوئی سزا۔ اندازہ لگائیے باپ، احتساب کا نعرہ لگانے اور این آر او نہ دینے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا عمران خان، انہوں نے بھی اس اثاثوں کے ذرائع پوچھنے کی ضرورت تک نہ کی، بلکہ ایک پل میں انہیں ایمانداری کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ میڈیا پر پہلی بار اس سکینڈل کا ذکر اس وقت ہوا جب جنرل عاصم سلیم باجوہ تردید کے لیے خود ٹی وی پر آئے۔ اس حکومت کے 2 سالوں میں یہ کوئی پہلا مالی بدعنوانی کا سکینڈل نہیں۔ یہاں کئی انتہائی سنگین سکینڈل سامنے آ چکے ہیں جن کا نقصان براہ راست غریب عوام کو پہنچا۔ حکومت میں بیٹھے لوگ باقاعدہ پلاننگ سے آٹے، چینی اور دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر لے گئے۔ یاد ہے نا آپ کو، جب ہم چھوڑ کر گئے تھے چینی 50 روپے کلو تھی، آج کتنی ہے؟ آج کہتے ہیں 100 روپے تک جا پہنچی ہے۔ اور آٹے کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ،
दवाइयों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई, अवाम के खरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? क्या उस पर कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा। बनी गाला में इमरान खान के जाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस, जिसमें बेशुमार माली बेजाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद पीटीआई के रहनुमा दे रहे हैं, इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? ये बड़े ऐसे जानदार सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया। हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इन तमाम लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं होगा? क्या बनी गाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेल पर कोई जेआईटी नहीं बनेगी कि ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से बनी और कैसे बनी? उसमें बहुत करप्शन और शुकूक व शुबहात है। कल असेंबली अरकान के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। भाई, सवाल यह है कि जब आमदनी इतनी कलील है, इतनी कम है, तो आपके लाहौर जमान पाक के घर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए? यह बताना होगा। क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के सिवा किसी के एहसास से नजर नहीं आते और ना ही किसी की आमदनी के जराए। रियासत मदीना तो बहुत बुलंद व बरतर मिसाल है। कानून और इंसाफ का अदना सा म्यार रखने वाली रियासत में भी ऐसा नहीं होता। क्या कुछ लोग इस दोहरे म्यार की वजह से किसी जुर्म के बगैर सजाएं पाते रहेंगे और कुछ लोग सब कुछ करके भी बेगुनाही और मासूमियत के सर्टिफिकेट हासिल करते रहेंगे? कौम कब तक देखने और जानने के बावजूद खामोशी से ये सब कुछ सहती रहेगी? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? फैसला कर लें आज। क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है। दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मैं तो इन ख्यालात का हामी हूं, इस नजरिए का हामी हूं। ख़वातीनो हज़रात,
मीडिया को रियासत का चौथा ستون कहा जाता है। इजहार की आजादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक है। अफसोस कि दीगर हकूक की तरह पाकिस्तानी अवाम से यह हक भी छीन लिया गया। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी नासर का बेरोक टोक प्रोपेगेंडा। कहीं मुझे चैनलों की गैर कानूनी बंदिश नजर आती है तो कहीं अखबारात और जरायद की मखसूस इलाकों में तकसीम पर पाबंदियां। रियासती ताकत से मीडिया की जुबानबंदी कहां का इंसाफ है। सहाफियों बिलखसूस खवातीन सहाफियों को सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना और तशद्दुद का निशाना बनाना बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सीनियर सहाफियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका से दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर यह अहद करें कि हम मीडिया और ज़राए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आज़ादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक ये तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया, डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने या फिर मर्जी की पार्टियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा और आज भी होता है। महकमा ज़राअत को तो आप समझते ही हैं। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर यह कॉन्फ्रेंस कामयाब है। ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी तारीख का बड़ा संगे मील बन सकती है। अब डिवाइड एंड रूल का ये हथियार वुकला, दानिश्वरों, ताजरों, सनतकारों और मीडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अब उसका हदफ अदलिया भी है। जो जज इंसाफ और कानून की राह पर चलता है और दबाव में आने से इनकार करता है, उसे ओहदे से हटाने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और जस्टिस काजी फायज ईसा की मिसालें हमारे सामने हैं। ये दोनों जज साहबान दयानतदारी, सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत के हामिल हैं। आज तक किसी फोरम ने ये तहकीक जरूरी नहीं समझी कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जो कुछ हल्फन कहा, इन्हें हल्फ पर कहा, उसका भी तो जायजा लिया जाए। बाज़ अमीर जजों के साथ यहां ऐसा ही सलूक किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहां इंसाफ पसंद और अमानतदार नहीं बल्कि ऐसे मुंसफ तलाश किए जाते हैं
جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں، ان کے جبر و استبداد اور بلیک میلنگ کے آگے سر تسلیم خم کریں، نظریہ ضرورت بنائیں اور پروان چڑھائیں۔ آئین کو سیبوٹاج کرنے والے ڈکٹیٹروں کے اقدامات کو قانون کا جامہ عطا کریں، ان کے گلے میں ہار پہنائیں، ان کو ویلکم کریں، خوش آمدید کہیں ان کو، آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کی تو ضرورت تھی آج، یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، آپ نے ماشاء اللہ لیٹ لگایا ہے، یہ پہلے لگانا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے پلیٹ میں پھول لے کر ان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور پھر آرٹیکل 6 جیسے سنگین جرم کے ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے۔ یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دیں، جیلوں میں ڈالیں، جلا وطن کریں اور ان کو اور ان کے خاندان کو ذلیل و رسوا کریں۔ اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامع لائے عمل تجویز کرنا چاہیے۔ اگر میثاق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے میثاق کی تشکیل ضروری ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے۔ عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا، لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا۔ میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے۔ بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے اور بار بار ہو چکا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامہ پہنانے کا عہد کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس طرح کے ٹھوس اقدامات ہی سے ملک کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے۔ یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے۔ یہ ملک ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے، جس نے عوام اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اچھی شہرت کے حامل جج صاحبان کو بھی نشانہ بنا لیا ہے۔ یہ تبدیلی عمل میں نہ آئی تو یہ نااہل اور ظالمانہ نظام ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے دشمنوں کے عزائم کیا ہیں۔ ان کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مضبوط معیشت کے ساتھ ساتھ مضبوط دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس ملک کو الحمدللہ ایٹمی قوت بنایا ہے اور ہر وہ ضرورت پوری کی ہے جس کے لیے ہمارے دفاع کو ضرورت تھی۔
हमारी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्लह अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमने इस काम में माजी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी हमारी ये तरजीह रहेगी। हमारे दफा की मजबूती और कौमी सलामती के लिए सबसे अहम ये है कि हमारी मुसल्लह अफवाज आईने पाकिस्तान अपने दस्तूरी हल्फ और कायदे आज़म की तलकीन के मुताबिक खुद को सियासत से दूर रखें और अवाम के हक हुक्मरानी में मुदाखलत न करें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार न करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि APC इत्तफ़ाक़ राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि APC रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज़ करे। हमारे कई दोस्त आज कैदोबंद की सौबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब, कोरोना में मुब्तला हमजा शहबाज शरीफ साहब, मीर शकील रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल काट रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की एहसास और हमारी मंजिल के हसूल का इंशाअल्लाह बाइस बनेंगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और अपने मेज़बान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।